नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है। धीरे धीरे मुझे लगता है आप सभी लोग आएंगे। तो एक जनरल बात कर रही हूं मैं कि आज जिस संदर्भ को लेकर के मैं आई हूं, जिस विषय को लेकर के मैं आई हूं, वो मुझे लगता है काफी लोग उससे परिचित होंगे। एक कहानी है बूढ़ी काकी, प्रेमचंद जी की। सभी लोग जानते होंगे प्रेमचंद जी को, और उनका बहुत सारा साहित्य भी पढ़ा होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारे साहित्यकार हुए हैं, कालजयी रचनाएं दी हैं, इन पे बात होनी चाहिए। तो आज मैंने बूढ़ी काकी बहुत पढ़ा, उसकी फिल्म भी देखी। आज अचानक फिर मैंने बूढ़ी काकी फिल्म देखी, शॉर्ट फिल्म जो उन पे बनी, गुलजार साहब ने जो बनाई थी 2004 के आसपास, 1904 के आसपास। तो मुझे लगता है कि ये कहानियां सुननी चाहिए, सभी को देखनी चाहिए। खास तौर से हम जब देखेंगे तो हमारे बच्चे भी देखेंगे। तो आज जब वो कहानी देखी मैंने, तो मुझे लगा कि ये कहानी लगभग प्रेमचंद जी ने इसको लिखा था 1907 के लगभग। आप देखिए कि कलाकार हो या साहित्यकार हो, समय से बहुत आगे उसकी दृष्टि होती है। बूढ़ी काकी क्या है? एक पात्र है उसमें, बूढ़ी दादी काकी। उनकी जो आवश्यकताएं हैं, जो मानसिक भूख होती है, वो नहीं फुलफिल हो पा रही है। प्रेमचंद जी ने यहाँ पे एक प्रतीक के रूप में भूख को दिया है। भूख जो है एक प्रतीक है। क्या चाहिए? शारीरिक भूख नहीं, उनको मानसिक भूख चाहिए थी काकी को। सम्मान चाहिए था, स्नेह चाहिए था। भोजन तो सेकेंडरी है। तो ये उन्होंने जब उस समय लगभग एक शताब्दी से भी बहुत ज्यादा पहले उनकी दूरदृष्टि देखिए। राजनीतिक क्या करता है? समय की परिस्थितियों को जोड़ तोड़ करता है, सॉल्व करता है। समाजशास्त्री क्या करता है? उसको विश्लेषित करता है। लेकिन साहित्यकार क्या करता है? उनको संवेदनीय दृष्टि से देखता है और बहुत दूर की दृष्टि होती है। क्या उन्होंने इसलिए बूढ़ी काकी लिखा कि उनको भोजन नहीं मिल रहा था? अगर यही एक तृष्णा होती तो ये रचना कालजयी रचना नहीं होती। जो आज मैंने देखा और तुरंत हमें अंदर से आंदोलित, जो आज वृद्ध आश्रम बन रहे हैं, तो ये दृष्टि कैसी थी उनकी? दूरदृष्टि थी। उस समय संयुक्त परिवार थे। यहाँ पे इस चीज को लेकर के प्रेमचंद जी ने बिल्कुल नहीं लिखा है कि संयुक्त परिवार होना चाहिए या एकल परिवार होना चाहिए। बात यहाँ उन्होंने संवेदनाओं की थी। अगर भावनाएं आपके पास में हैं तो आप सभी का सम्मान करेंगे, और अगर आपके पास उपयोगितावादी दृष्टि हो गई तो आप कोई भी दशक हो, कोई भी समय हो, वो यही दृष्टि रहेगी और बुजुर्गों की यही स्थिति रहेगी। एक बुजुर्ग को क्या चाहिए? उस कहानी में क्या है? बूढ़ी काकी ने अपना सब कुछ अपने भतीजे को प्रॉपर्टी दे दी, और प्रॉपर्टी मिलते ही जो उनकी दृष्टि थी वो बिल्कुल अपोजिट हो गई, बदल गई। तो प्रेमचंद जी ने उस समय ये सोचने की बात है, बहुत
गहरी कहानी है ये, और इसलिए मुझे प्रेमचंद जी को लेके आना पड़ा, क्योंकि आज जो हमारा यूथ है, या हम लोग भी, उनके पेरेंट्स भी, जो नए पेरेंट्स बने हुए हैं, वो भी प्रेमचंद जी को नहीं पढ़ते हैं। प्रेमचंद जी की कहानियां कोर्स में रही हैं और हर कहानी उनकी मजेदार है, कुछ ना कुछ ले करके आई है। संवेदनशीलता के बीच में वो कोई ना कोई गोटी डालते हैं, और संवेदनाएं पढ़ने, अगर कोई सेंसिटिव है तो वो कहानी देख करके, सुन करके, पढ़ करके वो आंतरिक रूप से आंदोलित हो जाता है, दुखी हो जाता है, सीधे वो प्रेमचंद जी की भावनाओं से जुड़ जाता है। तो बूढ़ी काकी ये वही संवेदनशील रचना है। और आप देखिए, लगभग एक शताब्दी बाद में सफल कथाकार, सफल कहानीकार, डायरेक्टर गुलजार साहब ने 2004 के लगभग एक पूरी इनकी कहानियों के ऊपर सीरीज बनाई। तो उसमें उनकी छोटी छोटी जितनी भी कहानियां थीं, वो इसलिए, अब कितना बड़ा एक ये प्रोजेक्ट, किसके लिए, हम सामाजिक लोगों के लिए, कि एक साहित्यकार लगभग एक शताब्दी पहले उसने जो दृष्टि दी, वो आज 2004 नहीं, 2026 में भी प्लस हुई है। संवेदनहीनता की एक विसात छा गई है चारों तरफ। तो इसलिए इन कहानियों को इस दृष्टि से देखना है कि क्यों साहित्यकार ने बूढ़ी काकी रचा। केवल उसको देखना कि बूढ़ी काकी है और उनको प्रॉपर खाना नहीं दिया जा रहा है, और घर में उत्सव हो रहा है, शादी का माहौल है, और फिर भी उनको इग्नोर किया जा रहा है, उनको एक कमरे में रख दिया गया। केवल ये बात अगर प्रेमचंद जी ये सोच करके लिखते तो ये सामान्य सी कहानी थी। लेकिन उस कहानी में उस काकी का जो अंतर्द्वंद है, वो अंतर्द्वंद, उधर शादी के गीत हो रहे हैं और वो खुद गुनगुना रही हैं और सोच रही हैं, लड्डू देख रही थी, और वहां पे उनके भतीजे ने आकर के उनको पकड़ करके कमरे में, कोठरी में कर दिया। ये संवेदनहीनता थी। इस संवेदनहीनता को प्रेमचंद जी ने एक शताब्दी से ज्यादा पहले अनुभव कर लिया था। ये साहित्यकार की दूरदृष्टि होती है। समझना है तो समझिए, नहीं तो फिर आज 26 में हम उस चीज को कैसे देख पा रहे हैं। वृद्ध आश्रम ऐसे उपज गए हैं जैसे कुकुरमुत्ते की तरीके से वो जगह जगह उपज जाते हैं। वहां हमारे वृद्ध रह रहे हैं, बुजुर्ग रह रहे हैं, सही है, उनको भोजन मिल रहा है, सुरक्षा मिल रही है, फिर भी वो वहां क्या संतुष्ट हैं? सम्मान भी मिल रहा है, लेकिन एक पारिवारिक सम्मान जो होता है, पारिवारिक स्नेह जो होता है, वो क्या वहां मिल रहा है? यही बात प्रेमचंद जी बूढ़ी काकी के माध्यम से भूख को प्रतीक रूप में प्रस्तुत किया है। तो क्या हमें सोचना नहीं है? संयुक्त परिवार और विखंडित परिवार की बात प्रेमचंद जी नहीं कर रहे हैं। और एक पॉइंट यहाँ पे और विशेष है कि जो बच्ची है, लड़की है, जो लाडली है, वो जाकर के उसकी संवेदनशीलता जो है बहुत गहरी है, और वो बूढ़ी काकी को चुरा करके, छुप करके कुछ कुछ खिलाती रहती है। तो और लड़का जो था वो बिल्कुल अपोजिट हो। तो यहाँ पे लड़का और लड़की का भी भेद प्रेमचंद जी ने नहीं दिया है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ उन्होंने जो एक वरीयता रखी है, वो संवेदनशीलता की रखी है। कि आज, और मेरा हर प्रोग्राम में, हर जगह एक ही बात होती है कि संवेदनशीलता को सहेजिए। प्रेमचंद जी ने तो कितने पहले कहा था, लगभग 1907 की लिखी हुई लगभग ये स्टोरी है प्रेमचंद जी द्वारा, बूढ़ी काकी। और आज देखिए, तब क्या 2007 में कभी रहे होंगे वृद्धाश्रम?
मुझे तो लगता है कि वृद्धाश्रम उस समय कहाँ होंगे, लेकिन दृष्टि जो जब उपयोगितावादी हो जाती है, रिश्ते जब उपयोगितावादी हो जाते हैं, तब वहां पे संवेदनशीलता मर जाती है। और जब संवेदनशीलता मरती है तो साहित्यकार उस चीज को अपने अंदर समेटता है और फिर किसी न किसी रूप में उसको व्यक्त करता है। तो जो प्रेमचंद जी थे, उनके पास बढ़िया शब्द थे और एक बढ़िया उन्होंने कैनवास लिया और उस पे चित्रण करते चले गए बूढ़ी काकी को। जो आज मैंने जब ये कहानी देखी तो मुझे लगता है, मैं अपनी भी फीलिंग बता दूं कि एक उम्र के साथ में अनुभव भी मैच्योर होते हैं। तो मुझे बचपन में एक साहित्यकार, बहुत बड़े साहित्यकार रहे, डॉक्टर थे, वो वैज्ञानिक कहानियां उन्होंने लिखी हैं। उनकी कहानी संग्रह का टाइटल था हत्या का उद्देश्य। तो नौल बिहारी मिश्र जी, डॉक्टर नौल बिहारी मिश्र जी, उन्होंने ये रचना कहानी संग्रह लिखा था। वैज्ञानिक दृष्टि है पूरी और बहुत दूर की दृष्टि थी। उनका विजन क्या था, वो हर वर्ष गोदान पढ़ते थे। हर साल हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तो पूछते थे कि आप हर साल वही पढ़ते हैं? तो बोले, तब आज मुझे वो चीज अनुभव हो रही है। वो बोले, बेटा आज जो आप पढ़ रहे हो वो आज की उम्र में आज के अनुभव के अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हैं, और इसको जब आप साल भर बाद या 1 मंथ बाद, कुछ टाइम बाद पढ़ेंगे तो आपकी दृष्टि थोड़ी मैच्योर होगी। तो उसमें से आप और अर्थ अपने को आप अर्थ परक मतलब अर्थ ले पाएंगे। उन्होंने जिस संवेदनशीलता से उसको रचा था, जिस भाव बोध से उसकी रचना की थी, उसको आप ग्रहण कर पाएंगे। तो आज मैंने ये अनुभव किया जब मैंने ये लघु फिल्म देखी प्रेमचंद जी की बूढ़ी काकी। तो बूढ़ी काकी को देखते ही सडनली मेरे दिमाग में आया ये वृद्धाश्रम। और सच में एक जो मानसिकता, हो सकता है लोगों की मानसिकता है कि काकी सोच रही है लड्डू बन रहे हैं, पकवान बन रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है सब कुछ, लेकिन इसके साथ में उनको जो ये सेकेंडरी रखा है प्रेमचंद जी ने, आत्म सम्मान की बात मेन है, प्यार की बात मेन है, स्नेह की बात मेन है। भूख तो मानसिक होती है। अगर मानसिक आप तृप्ति मिल गई आपको, तो शारीरिक भूख तो आप कुछ खा लेंगे उससे तृप्ति मिल जाएगी। तो आप ये समझने की बात है। आप देखिए उनका मनोवैज्ञानिक दृष्टि थी प्रेमचंद जी की, कितनी विकसित थी, कितना गहराई से उन्होंने, एक छोटी सी कथा है और कितना कुछ उसमें सहेज करके रख दिया। कितना बड़ा फलक है, यदि आप देखिए तो बहुत बड़ा कैनवास है। लेकिन समझना हमें है, यहां सिर्फ और सिर्फ प्रेमचंद जी ने संवेदनाओं की बात की है, सिर्फ संवेदनाओं को उकेरने की बात की है। एक उन्होंने दृष्टि दी है, एक पगडंडी दी है हमें कि ये आप देखिए कि बुजुर्ग हमारा जो है, क्या होता है, बुजुर्ग जब हर चीज से सॉलिड होता है, मनी उसके पास होता है, सब कुछ होता है, तो एक आत्मबल उसके अंदर होता है। और जब वो खत्म हो जाता है तो अपने को असुरक्षित समझता है। ये मनोवैज्ञानिक विजन है, ये मनोवैज्ञानिक सत्य है ये। तो जब वो बूढ़ी काकी ने अपने भतीजे के नाम सब कुछ प्रॉपर्टी कर दी तो उसकी दृष्टि बदल गई। अब इनके अंदर असुरक्षा की भावना आ गई बूढ़ी काकी के अंदर। तो उस चीज को प्रेमचंद जी की कलम ने कितने सुंदर ढंग से चित्रित किया है, शब्द चित्रों के माध्यम से। तो आप देखिए, यदि आप उसी भाव, यहां में मैं रस की बात भी करती हूं बीच में, रस भाव, रस में साधारणीकरण की बात की गई है। यदि आप उसी भाव में जाकर के, जिस भाव में भाव बोध को अनुभव करके कलाकार ने, साहित्यकार ने चित्रण किया है, यदि आप उसके थोड़ा भी नजदीक पहुंचोगे तो वो सफल लेखनी कही जाएगी। और इसमें महारत हासिल है प्रेमचंद जी को। उनका कोई भी उपन्यास, कोई भी कहानी आप पढ़ लीजिए,
आज की यूथ के अंदर जो पेशेंस खत्म हो गया, अगर गोदान उसको दे दीजिए तो नहीं पढ़ेगा, और कोई रोमांटिक उपन्यास आप दे देंगे तो वो पढ़ लेगा। तो ये दृष्टि हमें विकसित करनी है, ये दिखाना है। हमने कितने साल बाद में बूढ़ी काकी पढ़ी, अंदर तक हमारे बूढ़ी काकी जमी हुई थी, लेकिन आज जब मैंने फिर से वो लघु फिल्म देखी तो हमारे अंदर सिर्फ एक कंपैरेटिव विजन तुरंत ही विकसित हुआ कि आज जो वृद्ध आश्रम में इनकी बात की जा रही है, 1 शताब्दी पहले से ज्यादा हमारे साहित्यकार ने वो बुन करके रख दिया, चुन करके रख दिया। आप देखिए, समझिए, नहीं समझिए तो आज जो स्थिति हो गई है, बिल्कुल जो आज हम लोग दुहाई देते हैं ना कि परिवार टूट गए हैं, संयुक्त परिवार नहीं है, इसकी तो बात ही प्रेमचंद जी ने नहीं कही है। संयुक्त परिवार, एकल परिवार की तो बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आत्मसम्मान की, संवेदना की बात कर रहे हैं, भावना की बात कर रहे हैं, भावनात्मक अपनत्व की बात कर रहे हैं। बूढ़ी काकी को क्या चाहिए था? वो छोटी सी बच्ची जो लाडली थी, वो उनको ला करके अब यहाँ पर उस बच्ची की संवेदनशीलता को दिखा रहे हैं प्रेमचंद जी, कि वो कितनी सेंसिटिव है। इसलिए नहीं कि वो उसकी काकी थी, लेकिन एक इंसानियत के नाते उसकी जो संवेदनशीलता थी वो जागृत थी, और वो चोरी छुपे ले जा करके बूढ़ी काकी को कुछ कुछ देती रहती थी, खिलाती रहती थी। उसी जगह जो वो लड़का उसका बड़ भाई था, वो बूढ़ी काकी को कुछ कुछ व्यंग में बोल जाता था। तो उसके अंदर क्या हुआ, घर में जो सराउंडिंग में बूढ़ी काकी के लिए बुना जा रहा था, उपेक्षित समझा जा रहा था, वो उसके अंदर बुना गया। बच्ची के अंदर संवेदनशीलता जागृत थी, तो उस चीज को लेकर के, उस चीज को प्रेमचंद जी ने दिखाया कि वो अपनी संवेदनशीलता के कारण ही काकी को कुछ कुछ देती थी, इसलिए नहीं कि वो लड़की थी। तो प्रेमचंद जी ने कितनी चीजों को बचाते हुए एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक कथा को कितने सुंदर शिल्प में पिरो दिया है। उनकी जरा आप शिल्प दृष्टि देखिए, शब्दों का चयन देखिए, बहुत छोटी कथा है। वो भी ये समझते थे, प्रेमचंद जी उस समय ये समझते थे कि लोगों के पास धैर्य कम है, पेशेंस कम है, भविष्य में ये कथा कम से कम कुछ तो करवट लेगी संवेदनाओं के लिए। तो आज मुझे ये लगा कि आज 2026 और लगभग 1907 में ये कथा लिखी है प्रेमचंद जी ने। आप समय का अंतराल देखिए, तो अगर सोचा जाए विकास हुआ है, गुलदस्ते की तरीके से फूलों जैसा विकास हुआ है, लेकिन संवेदनशीलता कहाँ चली गई है? कंक्रीट जंगल में कहीं दब गई है क्या? मेरी लड़ाई तो सिर्फ संवेदनशीलता की है। संवेदनाएं जिस दिन मुखरित हो जाएंगी, ये जो पेड़ और ये पर्वत और पहाड़ ये जो सब कट रहे हैं, और ये जो अनुचित व्यवहार हो रहे हैं, जो भी समाज में घटित हो रहा है गलत, वो सिर्फ संवेदनहीनता के कारण हो रहा है। और आज प्रेमचंद जी की ये कथा और उस चीज को स्पष्ट कर रही है। तो साथियों से निवेदन है, मैं ऐसी और कहानियां, मैं कुछ ना कुछ उनकी कहानियां पुराने लोगों की, तो मुझे लगता है कम से कम आप लोग पुराने लोगों को, जो पुराने साहित्यकार हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी को सिर्फ शब्दों में ही ढाल दिया था, उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ लेखनी थी और शब्द थे। प्रेमचंद जी ऐसे थे, ऐसे बहुत कथाकार हुए, लेकिन अब मैं इनकी दूसरी स्टोरी लेकर के आऊंगी या किसी और कलाकार को लेकर के आऊंगी। मुझे संवेदनशीलता के एरिया को दिखाना है, क्योंकि वो मुरझा रहा है, सिकुड़ रहा है, उसका होराइजन बिल्कुल खत्म हो गया है, क्षितिज बंद हो गया है, संवेदनाएं कहाँ बची हैं। तो ऐसी कथाएं प्रेमचंद जी को मैं बहुत बहुत शिद्दत से अंतर मन से नमन करती हूँ, उनकी इस कथा को लेकर के कि बहुत सुंदर रचना, बहुत कम शब्दों में और एक कैनवास पे उन्होंने पिरो दिया। कितने रंग उसमें भर दिए। बाद में सब कुछ होने के बाद उन्होंने ये भी दिखाया कि अगर ह्यूमन बीइंग है, हम इंसानियत है, तो हम थोड़ा सा पिघल जाएंगे। लास्ट में शादी हो जाती है, सब चले गए, दादी बूढ़ी काकी को खाना खिलाना भूल गए, सब सो जाते हैं। रात में बहू की आंख खुलती है, रूपा की,
फिर उसको कुछ याद आता है, उठती है, एक प्लेट में भोजन लेती है और जाती है, तो देखती क्या है, बूढ़ी काकी पत्तल पड़े हुए हैं और उसमें से पूरी, सब्जी, बर्फी के पीस जो भी है वो उठा उठा के खा रही हैं। और पीछे से रूपा जो उनकी बहू है वो देख करके तब वो द्रवित होती है, पिघलती है। तो यहाँ करुणा ने इंसानियत को कैप्चर कर लिया, पिघला दिया और बहुत बहुत तीखे भाव से खाते हुई जो बूढ़ी काकी ये पीछे देखती है, उससे ये स्पष्ट होता है कि आप हमें कितना उपेक्षित करोगे। तो ये है प्रेमचंद जी की कलम का कमाल, ये है उनकी आंतरिक अनुभूतियां, उस समय जो उन्होंने अनुभव की थी और परोस के रख दी। हम लोग उसको लाइब्रेरी में बंद किए हुए हैं। छोटी छोटी कथाएं पहले तो कोर्सों में चलती थी, हम लोगों ने कोर्स में पढ़ा है, बहुत सारी सुनी होंगी कहानियां। 2004 में गुलजार साहब ने बहुत अच्छा एक मुहिम चलाई और उन्होंने प्रेमचंद जी की कहानियों पर बहुत सारी छोटी छोटी फिल्में बनाई। तो ये जरूर आप देखिए, आप अपने बच्चों को दिखाइए। जब आप देखोगे तो आपके साथ वाले बच्चे देखेंगे, नहीं तो वो सिर्फ इंग्लिश मूवी भी देखें। ऐसा नहीं है कि जो विकास हो रहा है उस विकास के साथ में संवेदनाओं को कुचलना, मुझे लगता है इस मुहिम को बंद करना है। कुछ मत करिए, संवेदनाओं को जागृत कर दीजिए, सब अपने आप सही हो जाएगा। तो मेरी अंतरात्मा, आज मैंने जब देखा तो मुझे लगता, और आज मैंने ये प्रण किया है, मैं आपसे भी कह रही हूं, और आज थोड़ी सी गलती हो गई थी, मैंने जो वो बनाया उसमें 24 मई लिख दिया था, बाद में मैंने देखा तो मैंने सोचा आज ये समझ करके सब लोग अंडरस्टूड है। लेकिन मैं अब कुछ ना कुछ ले करके आती रहूंगी और ये 30 मिनट आपके साथ में आप पाएंगे तो स्वागत है, नहीं तो ये वीडियो पड़ा रहेगा, आप देखते रहेंगे, बच्चे देखेंगे। बहुत जरूरी है हमें आपको कुछ तो, फिर कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, मेरी अंतरात्मा ये कहती है। इसलिए मैं सब काम छोड़ करके सिर्फ इसलिए आ जाती हूं कि प्रेमचंद जी ने फटे जूते पहन करके जो हम लोगों के लिए लिखा है, अपना नाम बदल करके जो हम लोगों के लिए लिखा है, उस समय लिखा जब देश कहां था, किसके अधीन था। तो अब हमारा ये कर्तव्य, जब उन्होंने हमें इतनी बढ़िया, कहते हैं ना कि विरासत दी है शब्दों की, तो उसे ओपन करना चाहिए। और ये कहां से आया है जो हमने देखा, ये दूरदर्शन के खजाने से ये स्टोरी मिली हमें, उसमें हमने देखा, सारी स्टोरीज हैं। तो 30 मिनट का टाइम था और आप लोगों से ये भी निवेदन है, ये जो आपने सुना है तो क्या हमारा सोच सही है, तो प्लीज आप अपने कमेंट भी दीजिएगा और ये कहानी भी पढ़िए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। प्रेमचंद जी पुराने नहीं हुए हैं, वो समसामयिक है, कंटेम्परेरी हैं। वो जो लिखा है उन्होंने शताब्दियों पहले, लगभग एक शताब्दी, कितना 26 हो गया, कितने टाइम पहले लिखा है, आज वो उससे 100 गुना सत्य है। तो ये बात मुझे कहनी थी आप लोगों से। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। प्रेमचंद जी की जो शब्दावली है, उनके जो कैनवास हैं, उसकी धूल थोड़ा साफ करें हम लोग, और धूल साफ करके बढ़िया वार्निश करके, चमका करके नई पीढ़ी को दिखाएं कि देखो इसमें जो फ्रायड जो बोल रहे हैं, जो युंग बोल रहे हैं, वो सब पहले हमें प्रेमचंद जी दे गए हैं। पूरा मनोविज्ञान उतार दिया है, मन का विज्ञान उतार करके दे दिया है। एक भूख, एक सामान्य चीज के माध्यम से हमें कितने सरोकार सिखा गए हैं, वो कितने चीजें बता गए हैं, रिश्तों की, उपयोगिता की, लालच की, संवेदना की। तो ये हमारी एक, क्या मैं बोलूं, मेरी एक, मैं भावों से भर गई थी। हमारे अंदर बहुत जबरदस्त एक क्या कहना चाहिए कि आज वृद्ध आश्रम, मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि आश्रम, ये आश्रम देखिए, वो बेचारे खा रहे सब कुछ, उनके लिए जिन्होंने ये सहेजा है आश्रम,
बहुत बढ़िया काम किया कि कहीं नहीं, परिवार से नहीं तो वहां उनको भोजन मिल रहा है, लेकिन उनका जब दर्द सुनिए, उनके इंटरव्यू सुनिए, तो वही व्यथा आपको सामने आएगी जो बूढ़ी काकी की है, जो प्रेमचंद जी ने तब सृजित किया था उस पात्र को, कि बच्चे नहीं है, बच्चे फॉरेन में रह रहे हैं, ये है वो है। तो खाना हर चीज नहीं होती, भोजन, फिर कह रही हूं, मानसिक भोजन ज्यादा आवश्यक है शारीरिक भोजन से। जब मानसिक आपकी तृप्ति होगी तो आप सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो इसलिए एक मुहिम है हमारी संवेदनाओं को लेकर के। तो आप लोग बढ़िया, मतलब हमें और दिशाएं बताइएगा कि कैसे उन पे चला जाए। फिर कहते हैं हम सब मिलेंगे, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो हमारी है, मैं बहुत जल्दी कुछ और ऐसा ही कहानी किसी कथाकार की या कलाकार की कुछ लेकर के आती रहूंगी आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।